तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूं सारा ठीक होगा, बढ़िया होगा, मस्त होगा। तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मारवाड़ का इतिहास। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से क्षेत्र को हम मारवाड़ कहते हैं, यहाँ पर कौन से वंश ने शासन किया था उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे उस वंश की कैसे उत्पत्ति हुई है। मारवाड़ का इतिहास बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, पर आराम से तुम्हें समझा दूंगा। जो भी चीजें याद करनी है वो साथ साथ में लिखाता जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो 1 या 2 मिनट आपको जो भी कुछ पूछना हो आराम से पूछ सकते हो। कला से संबंधित कि पीछे अगर कोई बात तुम्हारे समझ में नहीं आई है तो पूछना हो तो बता दो भाई। मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से दिख रहा हूँ, आवाज उज ठीक आ रही है, कोई समस्या हो तो भी आराम से बता सकते हो। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग भाई दिनेश। आई लव यू सर अजय। हाँ भाई, नमस्ते सर भाई। हाँ नमस्ते। तो चलो मैं क्लास को करूं स्टार्ट। 1 मिनट में आपकी कमेंट नीचे कर लेता हूँ, ये क्या है ऊपर चली जाएंगे बाद में नहीं। हाँ, अब ठीक है। ओके, अब डला देंगे भी पूजा। वो पीडीएफ है ना, वो पूंची नहीं थी भाई तक इसलिए नहीं डल पाई थी वो पीडीएफ। सर जी आपकी बुक डिलीवरी होगी, चलो बढ़िया बात है। बाकी सेम वही चीजें मिलेंगी आपको देखने के लिए, नोट्स बनाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मनाओ तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। हाँ, तो आज अपन किसकी बात करें, मारवाड़ी का इतिहास। हालांकि तुम्हें थोड़ा बहुत ये लोगों में दिख भी जाएगा, रणबंका राठौड़, यानी कि यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन था। सबसे पहले हम ये बात करेंगे सर, मारवाड़ यानी कि कौन से क्षेत्र को मारवाड़ कहते हैं, मुख्य रूप से इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। हम ये मानते हैं कि जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ना उसे हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं। जैसे यानी कि अपना जोधपुर आ गया, उसके बाद में बाड़मेर आ गया, नागौर आ गया, जालोर आ गया, पाली आ गया। इस पूरे क्षेत्र को हम मारवाड़ के नाम से जानते थे, हालांकि कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया। फिर भी अपने को ये तो पता होना चाहिए भी, यानी कि मारवाड़ का क्षेत्र कौन सा है। जैसे अजमेर तो आप सभी जानते हो, अजमेर का वंश कौन सा था, जालूर कहां पर था, सिरोही कहां पर था, कोटा बूंदी सभी जानते हो। लेकिन एक ऐसा नाम है सर मारवाड़, यानी कि मारवाड़ में लगभग यानी कि कौन कौन से जिले आते हैं। मुख्य रूप से तो जोधपुर ही है, यानी कि जोधपुर के आसपास वाले जिलों को हम मारवाड़ कहते थे। जैसे जोधपुर के पास में बाड़मेर भी लगता है, नागौर भी है, जालोर भी है, पाली है। मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं भी जोधपुर के आसपास वाले जिलों को हम क्या कहते हैं, मारवाड़ कहते हैं। परिभाषा याद नहीं करनी है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ ये पूछ सकता है भी, यानी कि मारवाड़ वाला क्षेत्र कौन सा था, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। यहाँ पर किस वंश ने शासन किया था, यहाँ पर राठौड़ वंश ने शासन किया था। अभी जैसे मैंने तुम्हें पीछे फोटो भी दिखाई थी अपने, राठौड़ वंश की अपना लोगो था पूरा का पूरा, रणबंका राठौड़, यानी कि यहाँ पर राठौड़ वंश का शासन था। ठीक है, अब किसी वंश ने शासन किया है तो सबका अलग अलग मत होगा, यानी कि इन राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहां से आए हैं। मोणोत्नैणसी जोधपुर राज्य की ख्यात, जिसके लेखक बांकीदास है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचयिता चंद बरदाई, ये कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल का पोता था राव सिंहा, और ये 1240 में कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। अभी मैं तुम्हें आराम से कहानी समझाऊंगा, अभी केवल लिखी हुई ना वही बातें बता रहा हूं। यानी कि मोणोत्नैणसी, ठीक है सर, जोधपुर राज्य की ख्यात एक ग्रंथ बांकीदास के द्वारा लिखा गया है। मोणोत्नैणसी जोधपुर राज्य की ख्यात पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अनुसार जयचंद गढ़वाल, बिल्कुल वही जयचंद गढ़वाल जो अपने पृथ्वीराज स्योगिता, स्योगिता का पिता था ना, स्योगिता का डैडी जो है जयचंद गढ़वाल, तो ये यानी कि जयचंद गढ़वाल का पोता था राव सिंहा। ये 1240 में कन्नौज से आता है और राठौड़ वंश की स्थापना करता है। पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ये कहता है कि नहीं, ये राव सिंहा 1240 में आता तो है लेकिन ये कन्नौज से नहीं आता। कन्नौज के पास आगे एक जगह है जिसका नाम है बदायूं, ये बदायूं से आकर फिर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। हालांकि अभी तक यहां से सवाल नहीं पूछा गया, क्योंकि सभी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे चौहानों की उत्पत्ति से ज्यादा सवाल पूछता और वहीं से सवाल पूछा गया। अब तक कभी भी ये सवाल नहीं पूछा गया कि राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में सबके अलग अलग मत हैं, किसने क्या कहा है। जैसे मोणोत्नैणसी कहाँ से बताता है, पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा वो कहाँ से उत्पत्ति बताता है, ये सारी की सारी बातें कोई नहीं पूछी, अब तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया। अपने को केवल ये ध्यान रखना है कि राव सिंहा ने 1240 ईस्वी के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। मतभेद कहां पर होता है, मतभेद विद्वानों का यहां पर हुआ। कोई तो कहता भाई साहब कन्नौज से आया था,
जयचंद गढ़वाल का पोता था। ओझा ये बोला कि नहीं, ये कन्नौज से आगे उत्तर प्रदेश में जगह है जिसका नाम है बदायूं, और ये बदायूं से आकर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। अभी मैं तुम्हें एक कहानी भी समझाऊंगा अभी। हाँ, अरे अमित, कौन से के लिए चाहिए तेरे को क्लास इतनी? फोन कर लेना भाई, तू तेरे बहुत डाउट है, मेरे को फोन कर लेना, ठीक है? ओके, चले आगे। बताओ, यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आराम से पूछो भाई। यहां तक अगर किसी को कोई बात पूछनी हो तो आराम से पूछ सकता है। सबसे पहले हमने ये बताया भी, मारवाड़ की राठौड़ हम पढ़ रहे हैं, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए सर, मारवाड़ यानी कि कौन सा क्षेत्र है जिसे मारवाड़ कहते हैं? यानी कि जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र, जिसमें बाड़मेर भी आ जाता है अपना, ठीक है, उसके पास में अपना नागौर भी आ जाता है, उसके पास में पाली भी आ जाता है, उसके पास में जालोर भी आ जाता है। मुख्य रूप से हम ये कहेंगे भाई, जोधपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र उसे मारवाड़ कहते हैं। यहाँ पर कौन से वंश ने शासन किया सर? यहाँ पर राठौड़ वंश ने शासन किया है। अब राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर सबके अलग अलग मत हैं। हालांकि मत बस इतने ही है कि भाई ये 1240 में रावसिया आता है और राठौड़ वंश की स्थापना करता है जोधपुर में, लेकिन मत यहां पर अलग अलग हो जाते हैं। कोई तो कहता है ये कन्नौज से आता है, और ओझा ये बोला कि नहीं, ये बदायूं से आता है। और ओझा का लगभग यानी कि प्रमाणिक मानना जाता है पंडित गौरीशंकर हिरानंद ओझा का। तो अपन बदायूं के हिसाब से बताऊंगा मैं तुम्हें किस प्रकार से रावसिया आता है, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करता है। ये तो इन विद्वानों के मत है। जब राठौड़ों से पूछा गया भाई, आप यानी कि अपनी उत्पत्ति कैसे मानते हो, तो ये बोले कि हम तो सूर्यवंशी हैं, हमें क्या है, भगवान सूर्य के पुत्र हैं क्या। तो राठौड़ खुद को सूर्यवंशी मानते हैं, ठीक है। राठौड़ शब्द आया कैसे? दक्षिण भारत में एक जाति है जिसका नाम है राष्ट्रकूट, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का शासन रहा है। तो उसी राष्ट्रकूट से शब्द बना है धीरे धीरे राठौड़। पहले यानी कि राष्ट्रकूट करते थे, फिर राठौड़ राठौड़ करते थे, और राठौड़ 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 करते करते राठौड़ शब्द बन गया क्या। तो नहीं, राठौड़ शब्द आया कैसे? ये संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का शासन था, तो इसी राष्ट्रकूट से राठौड़ शब्द बना है। और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो राठौड़ है ना, वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से आए हैं। तो सबके अलग अलग मत है, इतना अपने को ध्यान नहीं रखना है। कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि जो मुगल बादशाह थे ना, अपनी विजयों के लिए आदि में से जो अपने राठौड़ों के 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यानी कर्नल जेम्स टोड ये बोला कि मुगल बादशाहों ने जितनी भी विजय प्राप्त किए ना, उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों के अंदर उन्होंने जीत प्राप्त की है, विजय प्राप्त की है। उसमें से आधी जीत तो राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के नीचे है। यानी कि मुगल बादशाहों को एहसानमंद होना चाहिए। किन का एहसानमंद होना चाहिए? राठौड़ों का एहसानमंद होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि उन्होंने जितने भी युद्ध किए हैं उनमें से आधे युद्ध तो राठौड़ों की तलवारों के एहसानमंद हैं। राठौड़ों की तलवारों ने उनको युद्ध जिताए हैं क्या। ये बात कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। राठौड़ों की कुल देवी कौन है? कुल देवी अपने नागणिची माता। भाई सारी की सारी मैं तुम्हें आराम से कहानी बताऊंगा, अभी तो कोई बात समझाने वाली आई नहीं है। आराध्य देवी कौन है? इष्ट देवी कौन है? चामुंडा माता, जिनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। तो ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, कुल देवता क्या होता है, कुल देवी क्या होती है, आराध्य देवी क्या होती है, मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं। राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता, आराध्य देवी कह दो, इष्ट देवी कह दो, एक ही बात है, वो अपने चामुंडा माता, और चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तो नागणेची माता का अभी इसके आगे अपन बात करेंगे। बताओ भी, यहां तक अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आराम से पूछ सकते हो। एक बार मैं दोबारा से रिवीजन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का भी कम समय लगेगा। सबसे पहले मैंने तुम्हें यही बताया था भी, यानी जो राठौड़ हैं वो जोधपुर में शासन करते थे, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को मारवाड़ बोलते थे। राठौड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, सब विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि 1240 ईस्वी के अंदर जयचंद गढ़वाल का पोता था रावसिया, वो कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। ओझा ये बोला कि नहीं, वह बदायूं से चलकर आता है और फिर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। जब राठौड़ों से पूछा गया कि आपकी उत्पत्ति कैसी हुई, आप खुद को क्या मानते हो, तो वो बोले कि हम तो सूर्यवंशी हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं। राठौड़ शब्द आया कैसे? संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से बना है। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों का शासन था, और राष्ट्रकूट शब्द से धीरे धीरे राष्ट्रकूट से राठौर राठौर हुआ, और राठौर से बाद में राठौड़ शब्द बना है, ठीक है। तो यानी कि राठौड़ शब्द है वो राष्ट्रकूट से बना, और ये बात एग्जाम में पूछी गई है।
राठौड़ शब्द किससे बना है? ये संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है। अब आपना की अगर राष्ट्रकूट नाम बोलो कौन जातो, तो आपा बोलता है राठौर 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 करता आपा, तो राठौर राठौर करते करते हमने बोल दिया राठौड़, फिर यानी कि राठौड़ वंश। ठीक है, हालांकि शब्द राष्ट्रकूट से ही बना है। कर्नल जेम्सफोर्ड ये कहता है कि जो मुगल बादशाह थे ना, अपनी विजयों में से आधी के लिए, यानी उन्होंने जितनी भी विजय प्राप्त की थी उसमें से आधी जीत तो राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के नीचे थी, यानी वो 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे राठौड़ों के। कुलदेवी इनकी नागणिची माता और आराध्य देवी अपनी चामुंडा माता, जिनका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। अभी मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया है कभी राव सिया चलकर आता है और यहां पर आकर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। अब हम ये देखेंगे सर राव सिंहा क्यों आया था, किस प्रकार से स्थापना की थी, ऐसा क्या कारण था कि राव सिंहा को कन्नौज से चलकर, बदायूं से चलकर यहां पर आना पड़ा था। ठीक है, ये देखो अपने मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक हैं, आदि पुरुष हैं, मूल पुरुष हैं, जिनका नाम है राव सिंहा जी। अपने को केवल यही ध्यान रखना है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? सर राव सिंहा। आदि पुरुष कौन है? सर राव सिंहा। मूल पुरुष कौन है? सर राव सिंहा। कन्नौज के पास में जगह जिसका नाम है बदायूं, बदायूं उत्तर प्रदेश में है, और बदायूं के राजा थे जिनका नाम था सेतराम जी। ठीक है, लिख दूं, यानी कि राव सिंहा के डैडी का नाम था सेतराम जी, और ये अपने बदायूं के राजा थे। बहुत शानदार बताऊंगा, अब आराम से सुनना, तुम केवल सुनने वाली है। सेतराम जी का बेटा कौन है? राव सिंहा है। राव सिंहा को मारवाड़ में पालीवाल ब्राह्मण लेकर आए थे, क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करते थे और मेयर जाति इनसे लूटपाट कर लिया करती थी। ठीक है, इसलिए पालीवाल ब्राह्मण बदायूं के राजा सेतराम जी के पास में जाते हैं और कहते हैं कि हमें एक ऐसा व्यक्ति दो जो हमारी रक्षा कर सके, हम उसको अपना राजा बनाएंगे, बदले में हम उसको टैक्स दे देंगे। क्या सेतराम जी ने अपने बेटे राव सिंहा को पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारवाड़ भेज दिया, आप जाओ और इन पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करोगे। इसलिए राव सिंहा मारवाड़ आते हैं और यहां पर आकर मारवाड़ में नए वंश की स्थापना करते हैं, राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। राव सिंहा की एक और बहुत शानदार कहानी मिलती है, और यह कहानी बिल्कुल सही भी है, मैं तुम्हें सुनाता हूं। देखो, सेतराम जी के 100 बेटे थे, जिनमें राव सिंहा का नंबर था 51 नंबर। ठीक है, यानी अभी मैंने बताया था बदायूं का राजा था जिनका नाम था सेतराम जी, और इन सेतराम जी के टोटल बेटे थे भाई 100, और 51वां जो बेटा था ना, उनका नाम था अपने राव सिंहा। इसलिए अपने मारवाड़ में कहावत भी प्रसिद्ध है कि 49 सीओ बडो व 50 बड़ा सीए सु, यानी कि 49 सीओ बडो, यानी कि 51 नंबर पर है, तो 49 से तो सिया बड़ा, टोटल 100 बेटे हैं, तो 49 से तो सिया बड़ा है, और 50 बड़ा सीए सु, और सीए से कितने बड़े हैं? 50 बेटे बड़े हैं। क्या मतलब 49 भाइयों के अंदर सिया बड़ा था, लेकिन 50 भाइयों से वह क्या था? छोटा था। देखो, जब कहते हैं राव सिंहा का जन्म हुआ था ना, उस समय यानी कि सही ढंग से समय की गणना हो नहीं सकी थी। पहले कोई घड़ी थी होती नहीं थी, यानी कि आजकल तो क्या है, जैसे यानी कोई बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले हम घड़ी देख लेते हैं, अरे भाई यानी कि इसका जन्म हुआ 8:27 और 56 सेकंड के ऊपर। आजकल तो घड़ी है, मोबाइल है, सब देख लेते हैं। पहले समय की गणना कैसे करते थे? सूर्य की छाया देखकर। आज भी गांव में लोग आपको बिना घड़ी मोबाइल देखे टाइम बता देंगे कि समय क्या हुआ है। आपने कभी सुना भी होगा कि अपने दादाजी की उम्र का लोग बोलने भी हैं, अरे चाह बना लो का 4 बज गया गया। आप पूछा गया ताने क्या पतो का 4 बज गया गया, वह देखो गया मकान की छाया अठागी, मतलब यानी कि 4 बज गया गया। तो जब राव सिंहा का जन्म हुआ ना, तो जो दाई थी ना, यानी कि जन्म दिलाने वाली, आज के टाइम आप नर्स बोलते हो वहां के, तो दाई यानी कि छाया देखनी भूल गई। क्या उसने 20-25 मिनट बाद में याद आया, अरे यार क्या मैंने टाइम तो देखा ही नहीं है। क्या बोला कोई बात नहीं, अब राजा कौन सा ध्यान दे रहा है। क्या तो उसने बाद में लाइन खींच दी। क्या राजा जी आए पंडित के साथ में, क्या ये बताओ क्या पंडित जी, लगन वगन निकालो का, शुभ मुहूर्त निकालो का, बताओ राजयोग है कि नहीं, नौकरी लगेगा नहीं लगेगा अपना सिया। क्या तो पंडित जी ने उस समय के हिसाब से कुंडली तैयार करी, और पंडित जी बोलेगा राव सिया तो बहुत गलत समय में जन्मा है। क्या अगर इसका पिता मुंह देख लेगा ना तो पिता मर जाएगा। क्या सेतराम जी डर गए यार, बोले यार मैं क्यों मर जाऊं? क्या इससे अच्छा मेरे बेटे को ही मार दोगे। अरे भी मेरे पास में बेटों की कमी थोड़ी है, और कर लेंगे। क्या और वैसे भी भगवान इस मामले में दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करा ही रहा है। क्या तो सेतराम जी आदेश निकालते हैं कि राव सिया को जंगलों में शेर के पास में फेंक कर आ जाओगे। जल्लाद जाते हैं,
जंगलों में शेर की गुफा थी, उसके अंदर राउसिया को फेंक कर आ जाते हैं, कभी इसको जो शेर है वो खा जाएगा क्या। लेकिन शेरनी ने अपने बच्चों के साथ में राउसिया को भी पाल लिया और शेरों के साथ में खेलता हुआ राउसिया बड़ा हो जाता है। एक बार कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण व्यापार करने के लिए जा रहे थे और वो देखते हैं कि शेर जैसा दिखने वाला एक मनुष्य 4 शेरों के साथ में खेल रहा है और उन शेरों को भगा भगा के मारा है। पालीवाल ब्राह्मण भागे भागे राजा सेतराम जी के पास में गए और बोले कि हमने आपके राज्य में एक बड़ी विचित्र घटना देखी है क्या। राजा बोला बताओ क्या देखी है क्या। बोले हमने एक आदमी देखा है जो शेर जैसा दिखता है और वो 4 शेरों को भगा भगा के मारा, उनके साथ में लड़ाई कर रहा है क्या। राजा को पता चला यार कैसा कौन हो सकता है क्या। तब किसी ने बताया कि आपका बेटा तो नहीं है सिया क्या, जिसे आपने का जंगलों में शेर की गुफा के अंदर फेंकवा दिया था क्या। बाद में उस दाई को बुलाया गया, उसने कहा कि महाराज गलती होगी क्या, मैंने भी सही समय में वो लाइन ही नहीं खींची परछाई वाली, मैंने भी 20-25 मिनट बाद में समय देखा था क्या। राजा को पता चला यार कि अपना बेटा अशुभ समय में नहीं जन्मा, ये तो बहुत शुभ घड़ी में जन्मा है क्या, बहुत ही पराक्रमी है, बड़ा ही बलशाली है क्या। राव सिंह जो सिंहों के साथ में खेलकर बड़ा हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा था राव सिंह। यानी कि फिर राजा भागा भागा जाता अपने बेटे को लेकर आता है। इस प्रकार की फोटो है देखो, यानी कि 4 शेरों को मार रहा है, एक को इस प्रकार से हाथ से पकड़ रहा है, दूसरे को मार रहा है और बीच के अंदर कौन है, राव सिंह है। पालीवाल ब्राह्मण राजा से कहते हैं कि हमारी रक्षा करने के लिए आप अपने बेटे रावसिया को भेज दो क्या, क्योंकि मेरी जाति हमसे लूटपाट करती है, हम इसे राजा बनाकर रखेंगे क्या। तब पालीवाल ब्राह्मणों ने राजा से रिक्वेस्ट की थी, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, उनकी प्रार्थना के ऊपर पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रावसिया को मारवाड़ भेज दिया जाता है। मैंने जो तुम्हें कहानी बताई है ना, कभी यानी किस प्रकार से राजा ने फेंकवा दिया था अपने बेटे को, शेरों के साथ में खेलता था, ये जो मैं तुम्हें फोटो दिखा रहा हूं, ये चित्र आपको जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में देखने को मिल जाएगा। एक पेंटिंग लगी हुई है जिसमें एक आदमी 4 शेरों को मार रहा है और वो आदमी कौन है, रावसिया है। जब अंग्रेजों का राज आया तो उनका एक साहित्यकार था जिसका नाम था रुडियार्ड किपलिंग। ये आपके सामने रुडियार्ड किपलिंग, इसने मेहरानगढ़ दुर्ग में खूब लंबा समय बिताया था, काफी समय तक रहा था ये। जब इसने पेंटिंग देखी ना तो लोगों से पूछा यार ये पेंटिंग क्या है, क्या शेर जैसा दिखने वाला आदमी है, 4 शेरों को इस प्रकार से मार रहा है क्या। तो किसी ने रुडियार्ड किपलिंग को पूरी की पूरी कहानी बताई क्या, महाराज ये सीयू जी है का अपने का, हाथ जोड़ते हैं लोग इनके सामने का। पूरी की पूरी कहानी बताई, सेतराम जी का बेटा था, इस प्रकार से अशुभ घड़ी में जन्मा था, फिर सेतराम जी ने फेंकवा दिया था, फिर बाद में पालीवाल ब्राह्मणों ने देखा यानी इस शेरों को मार रहा है, फिर वापिस राजा इनको लेकर आते हैं, सारी की सारी कहानी समझते हैं। तो ये बहुत बहादुर है, 4 शेरों के यानी शेरों के बीच में जन्मा है, शेरों के बीच में पल्ला बड़ा है क्या। रुडियार्ड किपलिंग को ये कहानी बहुत पसंद आई, उन्होंने इसके ऊपर किताब लिख दी जिसका नाम था द जंगल बुक। रुडियार्ड किपलिंग की किताब है, आप देख भी सकते हो, रुडियार्ड किपलिंग द जंगल बुक। इसी कहानी के ऊपर पूरी की पूरी किताब लिख दी इन्होंने। इस बुक के लिए रुडियार्ड किपलिंग को 1907 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर अंग्रेजों को साहित्य में अगर पहली बार कोई पुरस्कार मिला था ना तो इस किताब के लिए मिला था जिसका नाम था द जंगल बुक। इसी जंगल बुक के ऊपर हॉलीवुड वालों ने फिल्म बनाई थी, 2012 के अंदर इस फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। इस मोगली बच्चे को आप सब जानते होंगे, आप सभी ने गीत भी गाए होंगे, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है, ये मोगली का आपने खूब गाने गाए होंगे। हम ये नहीं जानते कि जो मोगली का कैरेक्टर है ना हमारा राव सिया है। अंग्रेजों ने हमारी कहानियां भी बेच दी, उनको भी बेच कर खा गए और हमें हमारी कहानियां तक नहीं पता है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में फिर भी तुम्हें बूढ़े लोग इस प्रकार की कहानियां जरूर सुना देंगे क्या, लेकिन आज वाली पीढ़ी को अगर मैं कहानियां बताता हूँ ना तो लोगों को मजाक लगता है, यार ऐसी कहानियां हैं क्या। और हमारी इन्हीं कहानियों पर अंग्रेजों ने पता नहीं कितने पुरस्कार जीत लिए, कितने पैसे कमा लिए। इसलिए जब भी यानी अगर बच्चे ये जंगल बुक वाला मोगली देखें तो इन लोगों को बताना ये कोई मोगली नहीं है, ये हमारी सीयू जी महाराज है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी मिलती है अभी। इसी के ऊपर रुडियार्ड किपलिंग ने सारी की सारी किताब लिखी थी, इनको 1907 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। साहित्य के अंदर अंग्रेजों को पहली बार पुरस्कार मिला था और बहुत फेमस किताब है द जंगल बुक। बाद में हॉलीवुड वालों ने फिल्म भी बनाई थी, ऑस्कर पुरस्कार भी जीता था। ये सारी की सारी कहानी हमारी है, राउसिया की कहानी है ये, और हमसे कहानी लेकर गए थे, हमसे चुरा कर लेकर गए थे। हमने कहानी सुना दी, इनको पसंद आ गई, इन्होंने छाप दी अपने पास में, उसमें कुछ था नहीं, भी साधन नहीं थे। ठीक है, ओके।
अपने को ये ध्यान रखना है, ये तो सारी कहानी है, अपने को ये करना है। कभी मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? रावसिया था। पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मारवाड़ आते, क्योंकि मेर जाति इनसे क्या करती थी? लूटपाट करती थी। देखो पालीवाल जो ब्राह्मण थे वो व्यापार करते थे भी, व्यापारी आदमी बहुत सीधो साधो है वो, यानी हमेशा लड़ाई झगड़े से बचना चाहता है। इसलिए इन्होंने कहा यार कि देखो अपन व्यापार करते हैं, पैसा कमाते, लेकिन हमारा एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो हमारी रक्षा करेगा। इसलिए सेतराम जी के पास में जाते हैं, रावसिया को लेकर आते हैं, और ये रावसिया यहाँ पर आकर राठौड़ वंश की स्थापना कर देता है, इनको राजा मान लेते हैं, और बाद में इनसे लूटपाट करके इनकी जान बचाता रहता है रावसिया। एक युद्ध होता है इतिहास के अंदर, जिसे लाख जंवर कहते हैं, यानी कि रावसिया पालीवाल ब्राह्मण साथ में थे, और मुस्लिम आक्रांताओं के बीच में इतिहास में एक युद्ध लड़ा गया। कहते हैं इस युद्ध के अंदर 1 लाख लोग मारे जाते हैं, और इस युद्ध को इतिहास में लाख जंवर के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई मान लो पूछ ले कभी लाख जंवर क्या है, तो अपने को यह पता होना चाहिए हाँ भी रावसिया और पालीवाल ब्राह्मणों ने मुस्लिम आक्रांताओं के साथ में युद्ध किया था, और लगभग यानी कि 1 लाख लोग मारे गए थे। उस युद्ध को हम क्या कहते हैं? लाख जंवर कहते हैं। इतना ही ध्यान रखना बस। रावसिया का स्मारक कहां पर बना हुआ? बिट्ठू गांव पाली के अंदर बना हुआ। युद्ध करते हुए यहीं पर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और यहाँ पर रावसिया का क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है बिट्ठू गांव पाली के अंदर। ये लो इतनी बातें हैं। बताओ कुछ पूछना हो तो। रावसिया क्या हो चुके हैं अपने? कंप्लीट हो चुके हैं। आज पता चला मोगली का। रावसिया हो चुके अपने कंप्लीट। इसके बाद में अगले शासक बनते राव आस्थान। ये रावसिया के बेटे थे। इन्होंने बाद में खेड़ यानी का बालोतरा फिर वहां पर अधिकार कर लिया था। बस ये कहानी मैंने बताई दी है। रावसिया के बेटे थे रावास्तान। ज्यादा इनके बारे में ध्यान मत रखना, कभी पूछा तो नहीं गया है। खेड़ बालोतरा पर अधिकार करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बस ज्यादा इनके बारे में कोई डिटेल नहीं, और नहीं अपने को ज्यादा ध्यान रखना है। अगले जो शासक उनका नाम है रावदूहड़। रावदूहड़ ये कर्नाटक से अपने कुल देवी की मूर्ति लेकर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं चक्रेश्वरी माता, नागणीची माता। इनकी मूर्ति लेकर आते हैं और नगाना गांव बालोतरा में स्थापित करवाते हैं। अपने कौन है? नागणीची माता है, और ये अपने कौन है? रावदूहड़ है भाई। कहानी ये है कि दूड़ ने अपनी मां से पूछा कि हमारी कुल देवी कौन है क्या? उनकी माता जी ने कहा कि अपनी कुल देवी तो दक्षिण भारत में है, कर्नाटक के अंदर है क्या? दूड़ ने सोचा यार कि हम राजा हैं मारवाड़ के, हमारी कुल देवी दक्षिण भारत में क्या है, कभी पूजा पाठ करने जाए तो भी इतनी दूर जाना पड़ता है क्या? इससे अच्छा है कि अपने कुल देवी को यहीं पर लेकर आ जाए क्या? कि मैं फिर अपनी माता को कहा कि मैं तो अपनी कुल देवी को लेने जा रहा हूँ क्या, मारवाड़ के अंदर लेकर आऊंगा, यहीं पर उनका विशाल मंदिर बनाऊंगा क्या? तो माता जी ने कहा ठीक है कि ले आकर, सारे बाद में परेशान भी होंगे, कौन वहां पर कर्नाटक में पूजा पाठ करने जाएगा क्या? राउतवाड़ अपने कुल देवी की मूर्ति लाने के लिए दक्षिण भारत जाते हैं। तो पुजारी जी ने कहा कि देखो राजा जी, दिक्कत तो कोई नहीं, आप आराम से मूर्ति को लेकर चले जाना, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्या? अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया ना, तो माता जी की मूर्ति उससे आगे नहीं जाएगी क्या? आपको वहीं पर मंदिर बनाना पड़ेगा क्या? राउत बोला कोई दिक्कत नहीं है, मूर्ति तो मैं लेकर जाऊंगा, पीछे मुड़कर देखूंगा ही नहीं क्या? राव दुवड़ अपनी कुलदेवी नागवणीची माता की मूर्ति लेकर चलते हैं। बालोतरा के पास में पहुंचते हैं ना, तो पीछे मुड़कर देख लेते हैं, यार आदमी कितनों पीछे नहीं देखा, कर्नाटक से बालोतरा तक आ गया। दुवड़ जी ने सोचा यार अब तो अपनी मारवाड़ की सीमा शुरू हो ही गई है क्या, अब तो मैं थोड़ा पीछे मुड़कर देख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है क्या, हो सकता है पंडित जी की बात सही है, नहीं है, देखूं तो सही क्या। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, माता जी की मूर्ति आगे नहीं गई क्या। इसके बाद में कहते हैं माता जी का उसी गांव में भव्य मंदिर बनाया गया, और उस गांव का नाम नागणीची माता के नाम पर नागाना गांव रख दिया गया। बिहार से यानी कि इस गांव का नाम क्या होगा? नागाना गांव होगा। क्यों भाई? क्योंकि नागणीची माता का मैं यहाँ पर मंदिर बना रहा हूँ क्या। तो कर्नाटक में अपने कुलदेवी चक्रेश्वरी माता भी बोलते हैं इनको, नागणीची माता भी बोलते हैं। इनकी मूर्ति लाकर नागाना गांव बालोतर में क्या करते हैं? स्थापित करवाते। बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने मल्लीनाथ जी, ये बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम जो है ना, वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। देखो मैंने अब तक जितने भी तुम्हें शासक बताए ना, मैंने किसी के आगे जी नहीं लगा रखा। पहले ऐसे शासक है जिनके आगे मैंने जी लगा रखा है। देखो राव दुअड़ लिख रखा है, पीछे देख लो ची राव आस्थान लिख रखा है, इसके बाद में राव सिया लिख रखा है। मैंने किसी के आगे जी लगाया क्या? नहीं सर। तो मल्लीनाथ जी, जी लगा रखा मतलब भाई साहब कुछ ना कुछ बात है क्या, यानी कि लोक देवता है अपने। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। ये राजस्थान के लोक देवता, इनका मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। ठीक है, हालांकि मैं लोक देवता के अंदर तुम्हें बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, अभी केवल शासक के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपने। जब राजस्थान के लोक देवता मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें मल्लीनाथ जी के बारे में विस्तार से बताऊंगा, किस प्रकार से लोक देवता बने थे, कैसे इन्होंने राजपाट को त्याग दिया था। मारवाड़ के शासक थे और बाद में लोक देवता बने। लोग इनको लोक देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक है,
ये इतनी बातें थी। हालांकि मल्लीनाथ जी से संबंधित एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं भाई। मल्लीनाथ जी के समय में एक बार लड़कियां गणगौर की पूजा कर रही थी। तब गुजरात का राजा था जिसका नाम था महमूद बेग, और इसका सेनापति था। इसने मारवाड़ की लड़कियों को उठा लिया और अपने साथ में गुजरात लेकर चला गया। यानी क्या, गुजरात का शासक कौन था जिसका नाम था महमूद बेग। इधर अपने कौन है, मल्लीनाथ जी हैं। मल्लीनाथ जी के बेटे कौन हैं, मल्लीनाथ जी के बेटे हैं जगमाल, और महमूद बेग की बेटी है जिसका नाम है गिंदोली। ये तुम्हें कहानी बता देता हूँ भाई, थोड़ी इनसे संबंधित है। हालांकि इतना याद तो नहीं रखना, फिर भी जब मैं गणगौर त्योहार पढ़ाऊंगा तब उसके अंदर लिखा दूंगा क्या। मारवाड़ के अंदर लड़कियां गणगौर की पूजा कर रही थी। गुजरात का शासक था महमूद बेग, इसका सेनापति आता है और मारवाड़ में गणगौर की पूजा कर रही कन्याओं को उठाकर कहां पर लेकर चला जाता है, गुजरात में लेकर चला जाता है। जनता बागी बागी राजा के पास है। राजा कौन है, मल्लीनाथ जी हैं। इनके पास में है और कहा कि हमारी बहन बेटियों को महमूद बेग का सेनापति उठाकर गुजरात लेकर चला गया है। मल्लीनाथ जी ने अपने बेटे जगमाल को कहा, यार तू क्या है कि इधर उधर घूमता रहता है, सारे दिन क्रिकेट के मैच देखता रहता है क्या, मारवाड़ की तरफ ध्यान ही नहीं देता क्या, कोई बाहर का शासक आता है हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाता है क्या, तुम फटाफट जाओ और सेना लेकर हमारी लड़कियों को छुड़ा कर लाओ क्या। जगमाल सेना लेकर चलता है क्या, जो आदेश पिताजी। जगमाल सेना लेकर चला। तो जगमाल ने सारा पता लगाया कि भी अपनी बेटियों को कहाँ पर रख रखा है, किसके पास है वो, किस प्रकार से उनको छुड़ाना है। तो जगमाल को पता चला कि गुजरात के राजा महमूद बेग की बेटी जिसका नाम है गिंदोली, और अपने वाली लड़कियां उसी गिंदोली के महल में बंद है। यानी इस गिंदोली के पास में है क्या, वहीं पर बंद है। गिंदोली अपने वाली लड़कियों को नौकरानी की तरह रख रही है, कभी उनसे पिज्जा बनवा रही है, कभी मैगी बनवा रही है, कभी काम करवा रही है क्या। जगमाल ने एक और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि शुक्रवार के दिन गिंदोली कोई पीर बाबा की दरगाह के ऊपर जाती है, तब हमारी वाली जो लड़कियां उनके साथ में जाती है। इसने एक और जानकारी जुटाई कि जो गिंदोली है ना, वो शुक्रवार के दिन कोई पीर बाबा है उनकी दरगाह के ऊपर जाती है। ठीक है भाई, जगमाल को सारी जानकारी मिल गई क्या। जगमाल और उसकी सेना ने घोड़े के व्यापारी का भेष बनाया और दरगाह के पास में जाकर बैठ गए क्या, कि जैसे ही अपनी लड़कियां आएंगे इनको वापस लेकर चले जाएंगे क्या। कोई पूछता उनको आकर भी तुम यहाँ पर कैसे बैठे हुए हो गए, तो वो कहते कि हम तो घोड़े के व्यापारी हैं क्या, और हमारे पास में मालानी नस्ल के घोड़े हैं क्या। घोड़ों की मालानी नस्ल बहुत फेमस है। कोई इनसे पूछता कि बताओ ये घोड़ा कितने का दोगे क्या, ये 10,000 के घोड़े की कीमत बताते 1 लाख। क्योंकि उनको पता था हमें घोड़े तो बेचने नहीं है, हम तो किसका इंतजार कर रहे हैं, शुक्रवार का इंतजार कर रहे हैं क्या। शुक्रवार का दिन आता है, हिंदोली दरगाह के ऊपर आती है, और उसके साथ में अपने वाली लड़कियां भी थी भाई। किसी ने राजकुमारी का दुपट्टा पकड़ रखा था, किसी ने फूलमाला पकड़ रखी थी। लड़कियों ने अपने भाइयों को पहचान लिया, गए तो अपने मारवाड़ वाली हैं क्या। जगमाल है, उसके साथ में उसकी सेना है, लड़कियों ने पहचान लिया। लड़कियों ने सारा पाते ही घोड़े के ऊपर बैठ जाती हैं और वापस से मारवाड़ की तरफ रवाना हो जाती है क्या। उधर जगमाल ने गिंदोली को भी बिठा लिया साथ में ही, इसको भी साथ में बिठा लिया और मारवाड़ की तरफ लेकर आ गया। एक गीत भी बहुत फेमस है कि गिंदोली वलती धराने गुड़ले ऊपर घाल है, गुजरात सु लायो मर्द मल्लरो जगमाल। यानी कि गिंदोली वलती धराने गुड़ले ऊपर गाल, यानी गिंदोली को गुड़ले के ऊपर बिठाकर गुजरात से ले आयो मर्द, यानी कि गुजरात से लेकर आ गया मल्लरो जगमाल। यानी कि मल्लीनाथ जी का जो जगमाल है ना, वो गिंदोली को उठाकर कहां से ले आया था, गुजरात से लेकर आ गया था। पीछे से गुजरात की सेना भी भागी भागी आई, भी राजकुमारी को उठाकर लेकर चले गए। गिंदोली को लेने के लिए गुजरात की सेना आती है और कहती है कि तुमने हमारी राजकुमारी को कैसे उठा लिया भाई। मल्लीनाथ जी बोले कि हम तुम्हारी लड़कियों को लेने के लिए गए थे जो तुम उठाकर लेकर गए थे, लेकिन ये तो जगमाल गया बदमाश ही है क्या, वो गिंदोली को भी साथ में उठाकर लेकर आ गया। आप तो वापस से लेकर चले जाओ गिंदोली को, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई ऐतराज नहीं है क्या। लेकिन गिंदोली ने वापस जाने से मना कर दिया, क्योंकि गुजरात से राजस्थान आते आते गिंदोली को जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। इसलिए आज भी गणगौर के त्योहार के ऊपर गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कहानियां मिलते हैं। हालांकि मैं गणगौर के त्योहार में तुम्हें और बता दूंगा, वहां पर लिखा दूंगा। चलो भाई, आज इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मारवाड़ के इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ में इनको बढ़िया तरीके से याद करते रहना। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी तुम्हारी याद हो जाएगा।
तो यही है राजस्थान के लोक देवता जिनका मंदिर कहां पर है, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है। ठीक है, ओके भैया। अब बताओ कुछ पूछना हो तो, आज इतना ही पढ़ेंगे। बहुत जल्दी क्लास कंप्लीट हो गई आज तो अपनी, है ना। कोई बात नहीं, कभी छोटी हो जाती है कभी बड़ी हो जाती है। अगले शासक फिर मारवाड़ के राव चूड़ा आ जाएंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। दो तीन तो मैंने बातें बताई हैं, चलो मैं एक मारवाड़ का इतिहास है वो स्टार्टिंग कर देते हैं। शुरुआत में बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, नहीं तो बच्चे डर जाएंगे, अरे यार क्या इतनी बड़ी क्लास कौन देखेगा क्या। फिर कहेगी तो डबल स्पीड में देखते हैं बाद में। हाँ बिल्कुल सही बात है, बुक में राव वास्तान ने रणछोड़ा के मंदिर का निर्माण करा और यह लिखा हुआ और आपने नहीं बताया। बिल्कुल किसी का लिखा हुआ तो ज्यादा मत टेंशन लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने लिखा हुआ जरूर, लेकिन इसका कोई मेरे को प्रमाणिक चीज मिली नहीं। रणछोड़ा के मंदिर का निर्माण कराया था कि, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, इसलिए मैंने हटा दिया। बाकी उसके ऊपर ज्यादा लोड मत लेना तुम, ठीक है। चलो फिर, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।